बीटीएस नोवेल के एक ऑसम से एपिसोड में आपका स्वागत है। इसमें जियान जाने वाला है होली पिल सिटी की तरफ, क्योंकि पिल टावर की ग्रैंड पिल गैदरिंग की शुरुआत होने वाली है। ऑफ कोर्स बीच के सरप्राइजेस बचे हुए हैं, लेकिन उनके बारे में जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। इससे पहले हम रिकैप शुरू करें, नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हें लगातार ऑसम सी वीडियोस मिलती रहेंगी। पिछले एपिसोड की शुरुआत में जियान ने साओडेन की बैट को स्वीकार कर लिया था, क्योंकि वो साओडेन जानता था कि अगर वो जियान से दुकी में फाइट करता है तो जियान उसे मार मार के बिल्ली बना देगा। इस वजह से वो जियान को चैलेंज करता है फायर मैनिपुलेशन कंपटीशन के लिए। अगर जियान जीता है तो साओ क्लैन इस मैरिज के बारे में कोई बात नहीं करेगा। वहीं पे अगर जियान हार जाता है तो फिर वो इस मामले में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं कर सकता। इसके बाद शुरुआत हो जाती है कंपटीशन की। वो साओडेन अपने ब्लैक डेमोनिक फ्लेम से बना लेता है एक ईगल। वहीं पे जियान अपनी पहली हेवनली फ्लेम से तैयार करता है एक फायर वोल्फ। जब इन दोनों की फाइट शुरू हुई थी तो साओडेन को लग रहा था कि वो जियान को हरा देगा, क्योंकि वो बिलीव करता था कि भले ही जियान की स्ट्रेंथ पावरफुल हो, लेकिन फायर कंट्रोल में जीतने के लिए सिर्फ हेवनली फ्लेम पे रिलाई नहीं किया जा सकता। बट कुछ ही देर में उसका ये कंजक्शन टूटने लगता है। जियान का वो फायर वोल्फ उसकी ईगल को हराने लगा था। वो साओडेन यूज करता है एक और फ्लेम का। इस फ्लेम ने अपने आप को एक शिकारी कुत्ते में ट्रांसफॉर्म कर लिया था, लेकिन तब भी दोनों जियान की वुल्फ है भारी नहीं पड़ पाते। गुस्से में आके साओडेन लगा देता है अपनी पूरी एडी चोटी का जोर। वो 2 और 20 फ्लेम्स का यूज करके 4 बीस्ट के साथ जियान के ऊपर हमला करने लगता है। उसे लगता है कि जियान एक से ज्यादा फ्लेम को कंट्रोल नहीं कर सकता, इस वजह से वो जियान की इंसल्ट करने की कोशिश भी करने लगा था। जियान कहता है लगता है तुझे तेरी औकात बतानी पड़ेगी। इसके बाद वो निकालता है 10 जेड बोटल्स को, जिनके अंदर भरी हुई थी 10 बीस्ट फ्लेम्स। एक इशारे पे वो बोतल जाती है फूट और उसके अंदर की 20 फ्लेम्स फायर बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। फिर क्या साओडेन के बीस्ट की चीराफाड़ी शुरू हो जाती है। कुछ ही देर में साओडेन हार गया था, क्योंकि वो बैट हार गए तो उनके पास वापस जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। लेकिन जाते जाते वो जियान को धमकी देके जाता है। सीन कुछ ऐसा है कि साओ क्लैन में थी एक यंग जीनियस, इसका नाम था साओ यिंग। ये 20 साल की उम्र में ही टियर 7 की एल्केमिस्ट बन चुकी थी। ये जोंग बताते हैं कि वो 22 साल की हो चुकी होगी और उसकी एल्केमी स्किल्स पहुंच चुकी होंगी 7th टियर की पीक पे। एपिसोड की शुरुआत भी यहीं से होती है। वीडियो को एंड तक वॉच करना, क्योंकि बीच में कई सरप्राइज आपका वेट कर रहे हैं। ये जोंग की बात को सुन के जियान सोलम एक्सप्रेशन के साथ नोट करता है। अगर इस साओ यिंग का सच में एक रिलैक्स कैरेक्टर है तो उसे हाई पोजीशन की लाइफ कुछ खास पसंद नहीं होगी। वो जियान को देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि जियान डर गया है। वो हंस के कहते हैं हाँ मिस्टर जियान, आपको डरने की जरूरत नहीं है। भले ही ये साओ यिंग स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन अगर आप दोनों एक दूसरे से कम्पीट करते हो तो कोई ये नहीं बता सकता कि आप दोनों में से कौन जीतने वाला है। जब तक वो टियर 8 पे नहीं पहुंचती है तब तक एल्केमी कंपटीशन के रिजल्ट के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। अगर वो उस लेवल तक नहीं पहुंची होगी तो उसकी विक्ट्री गारंटीड नहीं है। मेडिसिन को रिफाइन करने में कंडीशन और लक दोनों की जरूरत होती है। हर इंसान कभी न कभी फेलियर्स को फेस करता है। जियान हल्के से नोट करता है। टियर 7 टियर 8 दोनों ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं। इतने सालों में जियान कई एल्केमिस्ट से मिल चुका है, लेकिन उनमें से टियर 8 की पिल को रिफाइन करने वाले सिर्फ मास्टर यालाओ ही होंगे। सेंट्रल प्लेन्स में भी आने के बाद जियान का सामना कई टियर 7 के एल्केमिस्ट से हुआ, लेकिन उसने अभी तक किसी टियर 8 के एल्केमिस्ट को नहीं देखा। जो भी एल्केमिस्ट उस लेवल पे पहुंच जाएगा उसके सामने पीक लेवल के 2 जन भी रिस्पेक्टफुल बात करेंगे। ऐसे एल्केमिस्ट की पोजीशन मास्टर यालाओ के सिमिलर ही होगी। ऑफ कोर्स जब वो सेंट्रल प्लेन्स में थे। पूरे कॉन्टिनेंट में टियर 8 के एल्केमिस्ट इतने कम है, ये फैक्ट क्लियरली इंडिकेट करता है कि टियर 8 पे एडवांस करना कितना मुश्किल है। एक टियर 7 के एल्केमिस्ट के फ्यूचर सेंट्रल प्लेन्स में हम सेफ कह सकते हैं, लेकिन अगर कोई उस लेवल पे पहुंचना चाहता है जहाँ पे 2 जन भी उसके इशारों पर चले तो उसे कम से कम टियर 8 पे तो पहुंचना ही होगा। खैर इन सभी थॉट्स को सप्रेस करके जियान अपने दिमाग से बाहर आता है। वो कहता है आप रिलैक्स करो, मैं स्पेल गैदरिंग में डेफिनेटली अच्छा करने वाला हूँ। चाहे मेरे अपोनेंट्स कितने भी अच्छे हों, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। ये जोंग स्माइल के साथ नोट करते हैं। वो कहते हैं मिस्टर जियान, 5 ग्रेड क्लैंस का असेसमेंट टेस्ट 1 महीने में शुरू होने वाला है। हमें बहुत जल्दी होली पिल सिटी के लिए निकलना होगा। इस वजह से हमारे पास समय रह गया है बस 20 दिनों का। इतने कम टाइम के प्रेशर की वजह से जियान का एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है। वो इमीडिएटली नोट करता है, क्योंकि अभी समय इतना कम रह गया है तो वो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। अच्छी बात है कि जियान की घमसान प्रैक्टिस की वजह से उसकी एल्केमी प्रोग्रेस अच्छी हुई है। हालांकि उसे टियर 7 हाई ग्रेड की पिल को रिफाइन करना बाकी है, लेकिन उसके लिए टियर 7 की मिडिल और लो ग्रेड की पिल्स को रिफाइन करने के चांसेस काफी हाई हो चुके हैं। जियान की ग्रेजुअल प्रोग्रेस को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे वो बहुत ही जल्दी टियर 7 की हाई ग्रेड पिल को रिफाइन कर पाएगा। जियान कहता है जब आप निकलने वाले हो तो मुझे जल्दी से इन्फॉर्म कर देना। अभी तो मैं 1 दिन का रेस्ट लेने वाला हूँ, जिसके बाद मैं दोबारा रिट्रीट पे जाके प्रैक्टिस करना शुरू कर दूंगा। जब ये जोंग के दिमाग में बात रजिस्टर होती है कि जियान अपनी टॉर्चरस ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखने वाला है, उनके माथे पे भी पसीना आ गया था। पिल रिफाइनमेंट बहुत ही टायरिंग और ट्रबलसम मैटर है। अगर हम कॉमन सेंस की बात करें तो एक इवन टियर 7 का एल्केमिस्ट भी पूरे दिन पिल रिफाइन नहीं कर सकता। आफ्टर ऑल जितना टियर हाई होगा उतना स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का एग्जॉस्शन बढ़ता जाएगा। अगर कॉमन सेंस की बात करें तो ये रूल्स लागू होते हैं, लेकिन जियान सिर्फ बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के साथ पैदा नहीं हुआ, बल्कि
उसके पास हेवली फ्लेम की भी हेल्प है। इस कारण की वजह से जियान अपने स्टेमिना को मेंटेन कर पाता था। यहाँ पे अगर एक टियर 7 का एल्केमिस्ट एक दिन में सिर्फ 3 पिल्स को रिफाइन कर पाएगा, जियान उतने ही समय में 6, 8, 10 पिल को भी रिफाइन कर सकता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए, जितना जियान एक दिन में ट्रेन करके अचीव करेगा, उतनी प्रोग्रेस करने के लिए बाकियों को 2 या 3-4 दिन भी लग सकते हैं। ऑफ कोर्स इस तरीके की वाइल्ड और अनकंट्रोल्ड ट्रेनिंग बहुत हार्श होती है, लेकिन जियान ने इतने सालों में बहुत हार्डशिप्स को सफर किया है। उसके पास भले ही बहुत सारी चीजें न हो, लेकिन इतने सालों की कठिन जर्नी की वजह से उसका कैरेक्टर काफी टफ हो गया है। जियान की आज की जो अचीवमेंट्स हैं वो डेफिनेटली कहीं आसमान से टपक नहीं गई हैं। ये जोंग अपने फोरहेड पे से पसीने को पहुंचने के बाद जियान के लिए एडमिरेशन फील करते हैं। वो एक सोलम आवाज में बोलते हैं, मिस्टर जियान, आप बिल्कुल बिना किसी चिंता के प्रैक्टिस कर सकते हो। जब भी आपको मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़े तो आप तुरंत ही मुझे इन्फॉर्म कर देना। भले ही मुझे ये क्लैन की ट्रेजरी खाली करनी पड़े, पर मैं आपकी ट्रेनिंग में कोई कभी नहीं आने दूंगा। जियान नोट करता है। उसके और ये जोंग के बीच में पिल गैदरिंग से रिलेटेड और कुछ बातें होती हैं, जिसके बाद सभी लोग अपने अपने रूम में वापस लौट गए थे। साओ क्लैन के इस मामले को रिजॉल्व करने के बाद जियान दूसरे दिन एंटर करता है अपने पिल रिफाइनमेंट रूम में, जिसके बाद वो अनाउंस करता है कि वो दोबारा से रिट्रीट में जाने वाला है। इस वजह से बहुत ही जल्दी ये क्लैन के वेयरहाउस में से बहुत सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को बाहर लाया जाता है। फाइनली वो जियान के सामने सब्जियों की तरह रख दिए गए थे। क्योंकि जियान ने खुद आगे आके ई क्लैन की हेल्प करी है, तो टेम्परेरी कोई भी ई क्लैन के लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करता। स्पेशली यहाँ पे बात हो रही है साओ क्लैन की। और तो लिटिल फेई डॉक्टर और टियान जुंजी अपने आप को शो करते थे। इस वजह से वो फैक्शन जो कि भूखी बेड़ियों की तरह ई क्लैन की तरफ देखते रहते थे, वो अपनी ग्रीड को कंट्रोल में रखते हैं। आफ्टर ऑल 2 एलीट डोजन इतनी खतरनाक लाइनअप कोई नॉर्मल फैक्शन पोजेस नहीं कर सकता, क्योंकि बाहर कोई ट्रबल क्रिएट नहीं हो रहा था। कुछ समय के लिए ई क्लैन चला जाता है साइलेंट मोड में। जैसे हाथ से रेत फिसलती जाती है, वैसे ही साइलेंस में टाइम लगातार फ्लो करता रहता है। पर ऐसे पिल गैदरिंग काफी क्लोज आती जा रही है, लेकिन पूरा पिल रीजन काफी लाइवली हो गया था। अब पिल रीजन की गलियां एकदम ह्यूमन ट्रैफिक से भर गई थी। और तो जो सिचुएशन को अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे थे, वो डिस्कवर करते हैं कि पूरे कॉन्टिनेंट से अलग अलग एल्केमिस्ट यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। क्लियरली ये सभी यहाँ पे पिल गैदरिंग की वजह से आए हैं। पिल गैदरिंग सिर्फ एल्केमिस्ट वर्ल्ड का ग्रैंड इवेंट नहीं था, बल्कि वो सेंट्रल प्लेन्स के लिए भी एक ग्रैंड इवेंट था। हर बार जब पिल गैदरिंग शुरू होती थी, तो फिर पिल रीजन पूरे सेंट्रल प्लेन्स का फोकल पॉइंट बन जाता था। कभी कभी तो पूरे दुखी कॉन्टिनेंट का फोकस यहाँ पे एकत्रित होता था। चारों तरफ से कई लोग, कई फैक्शंस यहाँ पे भूखे वीडियो की तरह आ जाया करते थे। दुखी कॉन्टिनेंट में एल्केमिस्ट सबसे अच्छा ऑक्यूपेशन है। सभी एल्केमिस्ट की एबिलिटीज से काफी एनवियस फील करते थे। भले ही कुछ एल्केमिस्ट फाइट करने में कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग न हो, लेकिन उन एल्केमिस्ट को बस कुछ ही पिल्स को बाहर निकालने की जरूरत है। उनके लिए बहुत सारे एक्सपर्ट्स फाइट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इस वजह से पूरे कॉन्टिनेंट में सभी लोग जानते थे कि एक एल्केमिस्ट को ऑफेंड करना सबसे खराब बात है, स्पेशली जब बात हो रही है हाई टियर की एल्केमिस्ट की, क्योंकि ये लोग होते हैं एक तरीके के बीहाइव जैसे मक्खियों के छत्ते को कोई टच करता है, उसके पीछे कितने दुश्मन आने वाले हैं वो इमेजिन भी नहीं कर सकता। कई बड़े बड़े फैक्शंस हाई टियर के एल्केमिस्ट को अट्रैक्ट करना चाहते थे। उन्हें अपने क्लैन में इनवाइट करने के लिए वो एल्केमिस्ट के लिए काफी अट्रैक्टिव ऑफर्स को देते हैं। कभी कभी सिचुएशन तो ऐसी हो जाया करती थी कि सिर्फ एक हाई टियर के एल्केमिस्ट को स्नैच करने के लिए 2 फैक्शंस के बीच में खून की नदियां बह जाती थी। इसी वजह से एल्केमिस्ट की डिस्टिंग्विश्ड पोजीशन की वजह से ये पिल गैदरिंग एक्सेप्शनली इंपॉर्टेंट ओकेजन है। सभी जानते थे कि ये ग्रैंड इवेंट पूरे कॉन्टिनेंट के टैलेंटेड एल्केमिस्ट को अट्रैक्ट करेगा, और जो भी इस कंपटीशन में स्टैंड आउट करेगा उसकी एल्केमी स्ट्रेंथ बहुत खतरनाक होगी। और जब तक कोई फैक्शन इन एल्केमिस्ट में से किसी को रिक्रूट कर पाता है, उस फैक्शन की स्ट्रेंथ डेफिनेटली इंक्रीज होने वाली है। यही रीजन था जिसकी वजह से लोग पिल रीजन में लगातार इकट्ठे हो रहे थे। और तो और जैसे ही पिल रीजन और भी लोगों से भरता जाएगा, पिल गैदरिंग की खबर और भी तेजी से फैलती जाएगी। एज अ रिजल्ट और भी लोग अट्रैक्ट होंगे। खैर, जब तक पिल रीजन का ट्रैफिक बढ़ रहा था, 5 ग्रेड क्लैंस के असेसमेंट टेस्ट का टाइम ही क्लोज आता जा रहा था। हमारा ध्यान जाता है ई क्लैन के सबसे डीप एरिया में। अभी लोग एक रूम के दरवाजे के सामने रिस्पेक्टफुल पोजीशन में खड़े हुए थे। सबसे आगे होते हैं येजोंग, शिंगलेन और बाकी के कुछ एल्डर्स। आज के दिन ये लोग होली पिल सिटी जाने वाले हैं, और जियान का रिट्रीट पीरियड भी आज खत्म होने वाला है। पिछले कुछ 20 दिनों में जियान ने इस पिल रिफाइनमेंट रूम से बिल्कुल बाहर कदम भी नहीं रखा था। पिल चैम्बर इतने हाई टेम्परेचर को एमिट कर रहा होता है कि ई क्लैन के वो लोग जो कि मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को डिलीवर करने के लिए गए थे, उनकी भी थोड़ी देर में हालत खराब हो जाती है। वो चुपचाप से इंग्रेडिएंट्स को जमीन पर रख के विड्रॉ कर लेते थे। इन पिछले 20 दिनों में ई क्लैन के बैकयार्ड के ऊपर लगातार डार्क क्लाउड्स इकट्ठे हुआ करते थे। कई बार इन क्लाउड्स में लाइटनिंग इकट्ठी होती थी, लेकिन जैसे उसका एक बोल्ट नीचे आता था, ये पूरा पिल ट्रिबुलेशन वाला फिनोमेना स्कैटर हो जाया करता था। आसमान में हुए इस तरीके के चेंज की वजह से ये यीजोंग और बाकी के लोगों का ध्यान अट्रैक्ट कर लेता है। अब इन सभी के हार्ट शेक हो चुके थे। जब पिल लाइटनिंग नीचे आने वाली होती है, तो वो पिल रिफाइनिंग रूम से एमिट होने वाली एनर्जी के रिपल को सेंस कर पाते हैं। अगर हम इस तरीके की एनर्जी के रिपल की बात करें, तो जब कुछ 7th ईयर की हाई ग्रेड पिल रिफाइन होती थी, इस एनर्जी रिपल की फ्लक्चुएशंस उस एनर्जी से काफी सिमिलर है। हालांकि उन्हें ये नहीं पता होता है कि जब भी आसमान से पिल ट्रिबुलेशन नीचे आने वाली होती है, वो अचानक से क्यों स्कैटर हो जाती है। लेकिन
लेकिन एक चीज क्लियर थी कि इसका कुछ ना कुछ जियान से लेना देना है, रिगार्डलेस जियान की इंटेंशंस कैसे भी हो। लेकिन वो एक फैक्ट को क्लियरली रियलाइज कर पा रहे थे। पिछले कुछ समय में जो जियान की बेटर ट्रेनिंग चली है उसकी वजह से उसकी एल्केमी स्किल्स काफी इंप्रूव हो गई हैं। खैर जब येजोंग की टोली के दिमाग में सभी थॉट्स चल रहे होते हैं तभी हमारे कानों में क्रीक क्रीक की आवाज जाती है। सामने का रूम का वो बंद दरवाजा खुल जाता है। ऐसा होने से एक इंटेंस हीट रिलीज हुई थी। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है रूम के अंदर से एक स्किनी फिगर बाहर आता है। एक मोमेंट के बाद ये सभी की आंखों के सामने अपीयर हो गया था। इस स्किनी फिगर के कपड़े काफी मैसी लग रहे थे, वहीं पे उसके वो काले बाल भी बिखरे हुए थे। हम उसके चेहरे पे थोड़ी सी बियर्ड को भी देख सकते हैं। बेसिकली वो मिजरेबल दिखाई देता है। भले ही बाहर से देखने में ऐसा लग रहा हो लेकिन उसकी वो डार्क आंखें लगातार चमक रही होती हैं। पता नहीं क्यों लेकिन येजोंग की टोली को ऐसा लगता है जैसे जियान अब पहले से बदल गया है। स्पेशली ये फीलिंग तब आ रही होती है जब जियान उस रूम से बाहर आया था। इस तरीके का चेंज देखने में ऑब्वियस नहीं लगता लेकिन येजोंग की ग्रुप को ऐसी फीलिंग आ रही थी। उन्हें सामने खड़े जियान को देख के ऐसा लग रहा था जैसे वो रिट्रीट के बाद कुछ ज्यादा डेजलिंग हो गया है। इस चेंज को फील करके लिटिल फी डॉक्टर और टियान हो जुंजे भी स्टार्टल्ड हो जाते हैं। शाओशान फिर भी ठीक थी लेकिन टियान हो जुंजे चले गए थे डीप थॉट में। जब वो अपने ट्रेनिंग रूम से बाहर आता है तो इन सभी सामने खड़े हुए लोगों को देख के जियान की आंखों में सरप्राइज फ्लैश हुआ था। उसके चेहरे पे आता है एक हेल्पलेस एक्सप्रेशन। जियान कहता है एल्डर येजोंग क्या सच में इस तरीके की ग्रैंडनेस की जरूरत है? जियान की आवाज को सुन के येजोंग रिकवर होते हैं। हंसने के बाद उन्होंने अपने हाथ को वेव कर दिया था जिससे इकट्ठे हुए इक्लेन के मेंबर्स बिखर गए थे। येजोंग स्माइल के साथ कहते हैं मिस्टर जियान हम कल से अपनी होलीपिल सिटी की जर्नी को शुरू करने वाले हैं। क्या आप इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड हो? जियान नोट करता है। अनएक्सपेक्टेड बात है कि रिट्रीट की वजह से टाइम इतनी जल्दी पास हो गया। पलक झपकते ही करीब 1 महीना निकल चुका है। येजोंग जियान को ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं। वो कहते हैं मिस्टर जियान आपके साथ कुछ गलत नहीं हुआ राइट? क्योंकि जब वो जियान के पास आए थे तो वो जियान की बॉडी से एक तरीके के प्रेशर को फील करते हैं। इस तरीके की फीलिंग उनकी सोल से बाहर आ रही थी जिसे वो इग्नोर नहीं कर पाते। येजोंग के इस क्वेश्चन को सुन के जियान के चेहरे पे एक अनसर्टन एक्सप्रेशन आ जाता है। वो अपनी आईब्रोज को रेज करके कहते हैं मुझे क्या हो सकता है? जिस तरीके से जियान एक्ट कर रहा है ऐसा लगता है उसे इस चेंज के बारे में कुछ पता नहीं है। जियान को ऐसे बिहेव करते हुए देख येजोंग भी स्टन्ड रह जाते हैं। क्या उन्हें कोई गलतफहमी हुई है? तभी हमारा ध्यान शिफ्ट होता है टियान हो जुंजे की तरफ। वो अपने डीप थॉट से बाहर आके एक हल्की आवाज में बोलते हैं येजोंग ऐसी बात नहीं कि तुम गलत फील कर रहे हो। लगता है ट्रेनिंग के दौरान इस लड़के की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़ गई है। येजोंग कहते हैं स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ? जियान भी सुन के स्टन्ड हो गया था। जियान भी अपनी छोटी सी दाढ़ी को रफ करके बोलता है हाँ क्योंकि आपने इस बात को मेंशन किया है तो अचानक से मुझे ऐसा लगता है जब मैं हाई ग्रेड की पिल को रिफाइन करने जा रहा हूँ तो मेरे लिए चीजें पहले से आसान हो गई हैं। और तो और मैं ये भी फील कर पा रहा हूँ कि मेरा फ्लेम के ऊपर कंट्रोल और भी एक्सक्यूजेट हो गया है। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है जब किसी का लेवल इंक्रीज होता है तब स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इंक्रीज हुआ करती है। बट मेरी करंट स्ट्रेंथ तो सिर्फ 4 स्टार दोजोंग पे ही है। जब मैंने 4 स्टार दोजोंग पे ब्रेक थ्रू किया था तब से मेरी स्ट्रेंथ बस बहुत थोड़ी सी बढ़ी है। टियान हो जुंजे जियान को स्ट्रेंज एक्सप्रेशन के साथ देखते हैं। एक मोमेंट के बाद वो भी अपनी आईब्रोज को रेज करके बोलते हैं लगता है तुम्हारे उन टीचर ने तुम्हें स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन नहीं दी। खैर ये बात काफी नेचुरल भी है। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ पहले से ही बहुत मिस्टीरियस है। इस वजह से ऑर्डिनरी एक्सपर्ट्स ऑर्डिनरी ट्रेंड को ही फॉलो करेंगे, वो इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। भले ही तुम्हें अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को कंट्रोल करना आता हो तब भी तुम्हें इसकी डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं है। टियान हो जुंजे की बात को सुन के येजोंग और जियान चले गए थे डीप थॉट में। लेकिन कुछ ही समय के बाद जियान को अचानक से एक अंडरस्टैंडिंग आती है। वहीं पे येजोंग गहरी सोच में जा चुके थे। जियान ने इस तरीके के फिनोमेना के बारे में कुछ पुरानी बुक्स में से पढ़ा था। जियान कहते स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की ग्रेड में कोई डिफरेंस नहीं होता लेकिन इसके स्टेट में डिफरेंस हो सकता है। ये सुन के टियान हो जुंजे स्माइल करते हैं। वो एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं ऑफ कोर्स आज की दुनिया में से बहुत कम लोग हैं जो इस तरीके के स्पिरिचुअल स्टेट के बारे में जानते हैं क्योंकि एक्सपर्ट्स अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं लेकिन उन्हें इस तरीके के स्टेट के बारे में कुछ मालूम नहीं पड़ता। क्या तुम्हें पता है कि 7th ईयर के एल्केमिस्ट अपनी पूरी जिंदगी बस 7th ईयर पे क्यों पड़े रहते हैं? ये होता है उनकी स्पिरिचुअल स्टेट की वजह से। जियान भी कहते हैं स्पिरिचुअल स्टेट एक्चुअली में उसे इसके बारे में कुछ पता नहीं था लेकिन सोल ही लाइफ का सोर्स है। सोल के बिना कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर किसी की सोल डिस्ट्रॉय नहीं होती है तो उसकी लाइफ का थ्रेड हमेशा एग्जिस्ट करेगा। इस वजह से सोल जैसी मिस्टीरियस चीज के लिए सभी लोग हेल्दी रिस्पेक्ट को पोजेस करते हैं। हाउएवर जियान को बस यही पता था कि उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ काफी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा वो बहुत कम जानता था क्योंकि जब मास्टर यालो कैप्चर हुए थे तब जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बस टियर 5 के एल्केमिस्ट के बराबर पहुंची थी। तब जियान के पास सो कॉल्ड स्पिरिचुअल स्टेट के बारे में जानने की क्वालिफिकेशंस नहीं थी। पिछले कई सालों में मास्टर यालो के मौजूद न होने की वजह से उनकी टीचिंग जियान के पास नहीं पहुंच पाती। इस वजह से एल्केमी की दुनिया की हाई लेवल की चीजों के बारे में जियान को कुछ खास पता नहीं था। ये सो कॉल्ड स्पिरिचुअल स्टेट इनमें ही शामिल है। टियान जुंजे स्लोली एक्सप्लेन करते हुए बोलते हैं मैंने तुम्हें जो भी बताया है वो इन्फॉर्मेशन उन्हीं एल्केमी ग्रैंड मास्टर्स के पास होगी जिनका लेवल कम से कम 8th ईयर पे पहुंच गया है, वरना इस जानकारी को सिर्फ एंशिएंट बुक्स में ही पाया जा सकता है। अगर टियान जुंजे पुराने एरा से नहीं होते तो फिर शायद उन्हें भी ये सब मालूम नहीं होता। वो कहते हैं स्पिरिचुअल स्टेट को 4 लेवल्स में डिवाइड किया गया है जिसमें
पहला है मॉर्टल स्टेट, फिर सोल स्टेट, तीसरा होता है हेवनली स्टेट और लास्ट में आता है डी स्टेट, जिसे हम गॉड स्टेट भी बोल सकते हैं। मैक्सिमम लोग जिनमें 8th ईयर के एल्केमिस्ट भी शामिल हैं वो भी मॉर्टल स्टेट से ही नीचे रहते हैं। मैक्सिमम लोगों की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ में बस थोड़ा वेरिएशन होता है। पास्ट में तुम्हारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भी इस लेवल से थोड़ी स्ट्रॉन्ग ही थी। अगर लक साथ देता है तो कुछ 7th ईयर के एल्केमिस्ट सोल स्टेट तक पहुंच जाते हैं। अगर किसी इंसान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इस लेवल पे पहुंच चुकी है तो इसका डेफिनेटली एक इफेक्ट होगा। वेल इफेक्ट होता है स्पिरिचुअलिटी को प्रोवाइड करने का। कोई भी टीयर 7 या हाई लेवल का एल्केमिस्ट जो कि सोल स्टेट तक पहुंच चुका है वो अपनी मेडिसिनल पिल्स को स्पिरिचुअलिटी प्रोवाइड कर सकता है। शायद तुम्हें पता होगा कि टीयर 8 की मेडिसिनल पिल्स में स्पिरिचुअलिटी होती है। यही स्पिरिचुअलिटी रीजन होती है जिसकी वजह से वो मेडिसिनल पिल कहलाती है टीयर 8 की। रिगार्डलेस पिल रिफाइनमेंट की टेक्निक कितनी भी आउटस्टैंडिंग हो, लेकिन अगर कोई एल्केमिस्ट अपनी पिल को स्पिरिट प्रोवाइड नहीं कर सकता तो उसका लेवल कभी 8th ईयर पे पहुंचेगा ही नहीं। चलो हम बात करते हैं हेवनली स्टेट की। शायद तुम्हें ये बात पता हो कि जब हम टीयर 9 की मेडिसिनल पिल की बात करते हैं तो उस पिल की इंटेलिजेंस किसी इंसान से बिल्कुल कम नहीं होती। इसे हम एक तरीके की क्रिएशन बोल सकते हैं जिसमें एल्केमिस्ट लाइफ को क्रिएट करता है। इसमें एल्केमिस्ट बस स्पिरिचुअलिटी को प्रोवाइड नहीं करता, उसके पास नेचर की भी पावर होती है। अगर कोई टीयर 9 के अल्टीमेट लेवल तक पहुंचना चाहता है तो उसका सोल स्टेट होना चाहिए ऑलमाइटी हेवनली स्टेट तक। इस कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो इस लेवल तक पहुंच पाए हैं। फिर एंड में आता है डी स्टेट। ये गॉड स्टेट सिर्फ लेजेंड में ही एग्जिस्ट करता है। इवन मैंने भी बस इसके बारे में सुना ही है। आई थिंक तुम्हें बस समझना चाहिए कि एक डी स्टेट भी होता है। ये स्पिरिचुअल स्टेट की टॉप टीयर में आता है। डी स्टेट होता है गॉड टीयर में। मैं तुम्हें बस ये बता सकता हूँ कि स्टेट होता है डी टीयर की मेडिसिनल पिल का, और डी टीयर मेडिसिनल पिल इसका सीधा रिलेशन होता है लेजेंडरी दोधी से। लेकिन ये कहना अभी तक बहुत मुश्किल है कि कितने एल्केमिस्ट पूरी लाइफ टाइम की प्रैक्टिस के बाद भी वो स्टेट तक नहीं पहुंच पाए। एंड तक आते आते टियान हो जुंजे की आवाज काफी रिग्रेटफुल हो गई थी, लेकिन जियान की टोली उनकी आवाज में रिग्रेट बिल्कुल फील नहीं कर पाती। टियान हो जुंजे के मुंह से जो शब्द निकले थे इन्हें सुनने वाले लोग एकदम गिडी स्टेट में आ जाते हैं। अगर हम ये जोंग को छोड़ दें जिनके पास स्पिरिचुअल स्टेट को लेकर थोड़ी सी मेमोरी है, तो फिर सभी लोग जिसमें लिटिल फी डॉक्टर भी शामिल थी ये लॉस्ट फील करते हैं। शाओशियान ने कुछ ही समय पहले 2000 क्लास में एडवांस किया है। अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें तो वो टियान हो जुंजे से कैसे कंपेयर कर सकती थी। ये जोंग भी थोड़ी देर बाद रिकवर होते हैं। वो कहते हैं ये इसके बारे में मैंने कुछ एंशिएंट बुक्स में से पढ़ा है, लेकिन उनमें अभी ओल्ड मिस्टर याओ जैसी डिटेल में नहीं बताया गया। जब बहुत समय पहले ये सभी बातें मैंने उन किताबों में से पढ़ी थी तो मुझे बस ऐसा लगता था ये सभी बस फैंटेसी वाली बातें हैं, इस वजह से मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया। तब मेरे ई क्लैन के एंसेस्टर टीयर 8 के एल्केमिस्ट थे, लेकिन उनके द्वारा भी सो कॉल्ड स्पिरिचुअल स्टेट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन पीछे नहीं छोड़ी गई। टियान हो जुंजे जियान की तरफ देख के बोलते हैं सोल एक एक्सट्रीमली मिस्टीरियस एग्जिस्टेंस है। कुछ एल्केमिस्ट जिन्हें लकी अपॉर्चुनिटी मिलती है वो ब्रेक थ्रू के बाद भी इसे समझ नहीं पाते। कुछ समय पहले तुम्हारे पास भी वो क्वालिफिकेशंस नहीं थी कि तुम इस इन्फॉर्मेशन को जान सको। मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम्हारे टीचर ने तुम्हें इसके बारे में बता दिया है, लेकिन तुम्हारे अपीयरेंस को देख के ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे पास इसका कोई क्लू ही नहीं है। जियान के फेस पे आ जाता है करवाड़ भरा एक्सप्रेशन। वो कहता है जब मैं टीयर 5 का एल्केमिस्ट था तभी मेरे टीचर हॉल ऑफ सोल के हाथों में लग गए थे। आखिर इस लेवल की इन्फॉर्मेशन से मेरा कॉन्टेक्ट कैसे होता। टियान जुंजे कहते हैं तुम्हारी करंट स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ने इस सोल स्टेट को टच कर दिया है। तुम इस सोल स्टेट में कब एंटर कर पाओगे ये तुम्हारे लक पे डिपेंड करेगा। र्यूमर के हिसाब से बहुत समय पहले सोल को ट्रेन करने का मेथड था, इसे हम कहते हैं सोल टेक्निक। बट क्योंकि ये बात एंशिएंट टाइम्स की हो रही है तो क्लियरली ये सोल टेक्निक समय की धार में खो गई है। इवन मैंने भी इन सो कॉल्ड सोल टेक्निक को कभी देखा नहीं है। जब ये बात जियान के दिमाग में रजिस्टर होती है तो उसकी आंखें एकदम बर्निंग आउट हो जाती हैं। वो कहता है स्पिरिट को ट्रेन किया जा सकता है। उसके चेहरे पे आ गया था एक डिसबिलीफ वाला एक्सप्रेशन। दुखी कॉन्टिनेंट में एक कॉमन बिलीफ है कि जब हमारे पावर का लेवल इंक्रीज होता है तभी हमारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भी राइज करती है। इसका अल्टरनेटिव है कि तुम नेचुरल ट्रेजर को कंज्यूम करो। बट आज तक किसी ऐसे ट्रेनिंग मेथड के बारे में नहीं सुना गया जिसकी हेल्प से अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को इंक्रीज किया जा सके। टियान जुंजे अपनी आंखों को रोल करके बोलते हैं मैंने पहले ही बोला ये सब एंशिएंट टाइम की बात है। और लियाओ के ऐसे एक्सप्रेशन को देख के जियान भी अपना सिर हिलाता है। अपनी स्पिरिट को ट्रेन करना ये फैक्ट जानने पे ही काफी अनबिलीवेबल लगता है। खैर जियान सोल स्टेट में कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं था। उसकी रिट्रीट के क्रेजी पिल रिफाइनमेंट के दौरान उसका दिमाग एक सेमी कॉन्शियस स्टेट में रहा था। कई बार 7th टीयर हाई ग्रेड पिल के सक्सेसफुल होने के चांसेस काफी हाई थे, लेकिन इस सेमी कॉन्शियस स्टेट की वजह से वो भी फेल हो गए। लेकिन जब वो इस बारे में अब सोचता है तब वो फील करता है कि तब कुछ गलत हुआ था, क्योंकि अब वो क्लियरली सेंस कर पा रहा है कि जब बात होती है टीयर 7 की हाई ग्रेड पिल की उसकी बॉडी इस प्रोसेस से काफी फेमिलियर हो गई है। जियान कहता है जैसे मुझे फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी मिलती है मुझे सो कॉल्ड सोल स्टेट को अच्छे से स्टडी करना होगा। अगर मैं 8th ईयर में एडवांस होना चाहता हूँ तो फिर इन स्पिरिचुअल स्टेट को कॉम्प्रिहेंड करना जरूरी है। टियान जुंजे के शब्दों ने जियान के लिए एक नई दुनिया खोल दी थी। इस समय ही फाइनली जियान को समझ में आया था कि अगर कोई 7th टीयर से हाई लेवल की एल्केमी को परफॉर्म करना चाहता है तो फिर उसके सोल स्टेट को एडवांस होना होगा। वो कहता है तभी मैं कहूँ कि इतने सारे 7th टीयर के एल्केमिस्ट हैं लेकिन 8th टीयर के एल्केमिस्ट इतने कम है। मोस्ट लाइकली कई टीयर 7 के एल्केमिस्ट को भी पता ही नहीं होगा कि ये सो कॉल्ड
कॉल्ड सोल स्टेट के इस खेत की मूली है। हाउएवर अच्छा हुआ कि अगर मुझे ऐसी टेक्निक मिल जाए जिससे मैं अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को ट्रेन कर सकूं, क्योंकि अगर मैं सोल टेक्निक को ऑब्टेन कर पाता हूं तो मेरे लिए सोल स्टेट में एडवांस करना और भी स्मूथ हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली ये सभी टेक्निक्स लॉस्ट हो चुकी हैं। यहाँ तक सोचते सोचते जियान के चेहरे पे रिग्रेटफुल एक्सप्रेशन आता है। इन सोल टेक्निक का खो जाना ही वो रीजन है जिसकी वजह से आज के दुई कॉन्टिनेंट में टियर 8 के एल्केमिस्ट बहुत कम देखे जा सकते हैं। जियान कहता है आई वंडर क्या पिल टावर के पास वो सोल टेक्निक होगी, क्योंकि ये फैक्शन इतने सारे एल्केमिस्ट के दिलों में पिल का होली ग्राउंड बन रखा है, तो ये जगह भी ऑर्डिनरी नहीं होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस पिल सिटी की ट्रिप के दौरान मुझे सोल टेक्निक के रिगार्डिंग कुछ न्यूज मिल जाएगी। खैर कौन सी अपॉर्चुनिटी कब अपीयर होगी ये तो किसी को भी नहीं पता है। जियान सहाय करता है, उसने भी अपना मन बना लिया था। जियान के होली पिल सिटी की जर्नी के दौरान इन सोल टेक्निक के बारे में न्यूज को ऑब्टेन करना ही उसका मेन टास्क होगा। सीन चेंज होता है और हम अगले दिन के ई क्लैन के मैनर को देखते हैं। अब ई क्लैन के मैनर के सामने उनके सभी मेंबर्स खड़े हुए थे। उनकी शेयरिंग हॉट आंखें देख रही होती हैं सामने खड़े जियान को। क्या ई क्लैन दोबारा से पिल टावर की एल्डर सीट को रिगेन कर पाएगा? पिल टावर के पिल असेसमेंट टेस्ट में जियान कैसा परफॉर्म करने वाला है इस पर पूरा मामला डिपेंड करेगा। अगर जियान सक्सेसफुली टॉप 3 में आ जाता है तो फिर ई क्लैन का स्टेटस सक्सेसफुली एलिवेट हो जाएगा। पिल टावर की प्रोटेक्शन की वजह से ई क्लैन को ग्रो होने का सफिशिएंट टाइम मिलेगा। ऑल्दो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में वो साओ क्लैन जैसे क्लैन को सरपास तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन एटलीस्ट उनके पास खुद को प्रोटेक्ट करने की एबिलिटी होगी। उस टाइम के दौरान ऐसा हो सकता है कि ई क्लैन के अंदर कोई साओइंग जैसी जीनियस पैदा हो जाए। अगर ऐसा होता है तो ई क्लैन दोबारा से अपनी ग्लोरी वाले दिनों में वापस लौट सकता है। हम देखते हैं येजोंग को। येजोंग अपने क्लैन की दोनों एल्डर से डीप आवाज में कहते हैं, सेकंड और थर्ड एल्डर, मैं मिस्टर जियान के साथ होली पिल सिटी के लिए निकलता हूँ। तब तक के लिए क्लैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। ये क्लैन का एक एल्डर बोलता है, ठीक है फर्स्ट एल्डर आप बिल्कुल चिंता मत करो, आप होली पिल सिटी पे फोकस करो। भले हमारा ये क्लैन डिक्लाइन हो गया हो, फिर भी हमारे और पिल टावर के बीच में रिलेशनशिप अभी भी एग्जिस्ट करती है। ये सुन के ई क्लैन के बाकी के एल्डर्स भी नोट करते हैं। ये जोंग भी साय करके नोट करते हैं। जिस तरीके से ई क्लैन कंटिन्यूअसली डिक्लाइन होता जा रहा है, उनके कई पुराने रिलेशनशिप्स खत्म हो गए। लेकिन अच्छी बात है कि सभी लोग साओ क्लैन की तरह रूथलेस नहीं है। ऐसे ही अच्छे रिलेशनशिप्स की वजह से अभी तक ई क्लैन होल्ड आउट कर रहा है। जियान आसमान की तरफ देख के सॉफ्ट आवाज में कहता है, अब समय आ गया है एल्डर येजोंग, हमें चलना चाहिए। एक दिन के रेस्ट करने के बाद जियान की बॉडी से जो डेजलिंग फीलिंग आ रही होती है, अब वो ग्रेजुअली विड्रॉ हो गई थी। फिर भी जियान को ये वेग फीलिंग थी कि उसकी अभी की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ पास्ट से बिल्कुल अलग है। अगर कोई इसके बारे में एक्सप्लेन करना चाहे तो जियान की करंट स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ में एडिशनल सोल ऑरा भी शामिल है। ये चारों एल्केमी स्टेट्स एल्केमिस्ट के लिए जरूरी थे। और तो जियान सेंस करता है कि दुई की ट्रेनिंग और स्पिरिचुअल स्टेट्स का कुछ खास रिलेशन नहीं है। सोल को ट्रेन करना और दुई को ट्रेन करना ये दोनों ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। मोस्ट लाइकली एंशिएंट टाइम्स में इन दोनों की अलग मेथड्स हुआ करते थे, लेकिन आज के दुई कॉन्टिनेंट में देखा जाए तो फिर दुई को प्रैक्टिस करना ही नॉर्मल समझा जाता है। सोल को ट्रेनिंग से मजबूत करना, इसके बारे में जियान तो क्या बल्कि कुछ एलीट दोजों को भी पता नहीं होता। जियान की बात सुनकर येजोंग स्माइल के साथ नोड करते हैं। उन्होंने भी हेजिटेट करना बंद कर दिया था। वो मुड़ गए थे सिटी के नॉर्दर्न पार्ट की तरफ, जिसके बाद प्लाजा को क्रॉस करके सभी लोग जाने लगते हैं। ये सिटी में एक वर्म होल था। ये वर्म होल कुछ खास बड़ा नहीं होता। इस वर्म होल का यूज करके एक ही बार में होली पिल सिटी नहीं पहुंचा जा सकता था। इन लोगों की फाइनल डेस्टिनेशन के लिए उन्हें कई बार ट्रांसफर्स का यूज करना पड़ेगा। अगर हम जियान की ग्रुप की बात करें तो इसमें जियान को छोड़ के लिटिल फेई डॉक्टर टियान हो जुन्ये शिंगलेन और येजोंग ही थे। आफ्टर ऑल ऐसे मामले के लिए सभी लोगों को साथ में लाना पॉइंटलेस है। बाकी के मेंबर्स के लिए ई सिटी में रहकर ई क्लैन को प्रोटेक्ट करना ही सही रहेगा। जियान की टोली येजोंग को फॉलो करती रहती है। करीब 10 मिनट के बाद ये आ गए थे नॉर्थ के ओपन ग्राउंड के सामने। ऑल्दो ई क्लैन डिक्लाइन हो गया है, लेकिन इनकी अथॉरिटी ई सिटी से गायब नहीं हुई थी। इस वजह से फैक्शंस भले इस वर्म होल पर निगाहें गड़ाए बैठे हो, पर ये वर्म होल अभी भी ई क्लैन को ही बिलोंग करता था। क्लियरली वर्म होल को यूज करे जाने वाले इंस्ट्रक्शंस येजोंग ऑलरेडी दे चुके हैं। इस रीजन की वजह से जब लोग यहाँ पे पहुंचते हैं तो ये ओपन ग्राउंड बिल्कुल खाली हो गया था। जियान का ग्रुप सीढ़ियों पर चढ़ के ऊपर आता है। इनकी आंखों के सामने आया था स्लोली रोटेटिंग वर्म होल। ये सिटी का ये वर्म होल एक ग्रैंड फीलिंग को देता है, लेकिन जिस तरीके से इसमें से क्योटिक स्पिरिचुअल रिपल्स एमिट हो रही हैं, ऐसा लगता है ये वर्म होल काफी समय से मेंटेन नहीं किया गया। ये जोंग भी काफी विटर फील करते हैं। वो वर्म होल को देख के बोलते हैं, जब मेरा ई क्लैन पीक कंडीशन में था तब इस वर्म होल को मेंटेन करने के लिए हमारे पास 2 एलीट दोजोन थे, लेकिन जैसे जैसे हमारा क्लैन डिक्लाइन होता गया अब हम उस लेवल के एक्सपर्ट्स को हेल्प के लिए नहीं बुला सकते। जियान स्माइल करके अपने सिर को हिलाता है। वो कहता है इट्स फाइन, एक बार हम अपनी ट्रिप से वापस आते हैं तो लिटिल फेई डॉक्टर और ओल्ड मिस्टर याओ से मेंटेन करने में हेल्प करेंगे। ये जोंग नोट करके ग्रेटिट्यूड के साथ बोलते हैं, अगर ऐसी बात है तो मैं आप तीनों को पहले से थैंक यू बोलना चाहूंगा। ये कहने के बाद ये जोंग एक इशारा करते हैं। सामने आ गई थी कॉम्प्लिकेटेड सी ब्लैक बोर्ड। ये जोंग अपने हाथ को रफ करते हुए आगे जाते हैं। जियान और बाकी के लोग उन्हें फॉलो करते हैं। फाइनली ये चले गए थे वर्म होल के अंदर। जब जियान का ग्रुप स्पेशल टनल में अपीयर होता है, ये जोंग उस छोटी सी बोट को आगे टॉस कर देते हैं। पलक झपकते ही एक्सपेंड होने लगी थी। देखते ही देखते ये इनॉर्मस बोट में ट्रांसफॉर्म हो जाती है।
सेंट्रल प्लेन्स में आने के बाद जियान ने कई सारी स्पेशल बोट्स को देखा था, लेकिन ये स्पेशल बोट सबसे ज्यादा लग्जूरियस दिखाई देती है। लगता है ये जोंग ने इसे ऑब्टेन करने के लिए बहुत एफर्ट लगाया है। ये सभी चढ़ जाते हैं बोट के ऊपर, जिसके बाद ये जोंग बोट के फ्रंट पे आके उसके कंट्रोल सेंटर को रव करते हैं। एक सर्कुलर एनर्जी बैरियर फैलने लगा था। 1 सेकंड में कवर कर लेता है पूरी बोट को। इमीडिएटली ये बोट शुक होती है और एक स्विच साउंड के साथ ये टनल में लॉन्च हो गई थी। जब बोट लॉन्च हो जाती है तो ये जोंग पीछे जियान को देख के बोलते हैं ये सिटी का वर्म होल सीधा होली पिल सिटी नहीं ले जा सकता। इस वजह से हमें जाना होगा चिंगलिंग सिटी की तरफ, क्योंकि वहाँ का वर्म होल ही सीधा होली पिल सिटी को जाता है। यहाँ से चिंगलिंग सिटी में जाने के लिए हमें 3 दिन लगने वाले हैं और चिंगलिंग सिटी से होली पिल सिटी का रास्ता है करीब 4 दिन का। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि होली पिल सिटी पहुंचने में हमें लगने वाले हैं 7 से 8 दिन। इस समय के दौरान आप सभी यहाँ पे रेस्ट करो। इस बोट के अंदर इंडिविजुअल अलग रूम्स हैं। इस बोट को कंट्रोल करने का मैटर आप मेरे और शिंगलैन के ऊपर छोड़ दो। ये जोंग के सजेशन के रिगार्डिंग जियान का ग्रुप कुछ नहीं कहता। थोड़ी सी और चैटिंग के बाद ये सब अपने अपने रूम्स में एंटर कर गए थे। वर्म होल में जर्नी करना काफी लोनली हो जाता है, लेकिन ये चीज जियान को परेशान नहीं करती, क्योंकि ये लोग अकेले ही ट्रैवलिंग करने के आदी हो चुके थे। इस जर्नी के दौरान जियान अपने रूम में ही रहता है। वो अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को ध्यान से स्टडी कर रहा था। पिछले दिन जो टियानजुन जी ने पूरा लेसन दिया था, इस वजह से जियान सोल को लेके और भी क्यूरियस हो गया है। लेकिन भले ही जियान ने अपनी बॉडी का कितने भी एग्जामिनेशन किया हो, उसे कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता। रिट्रीट के दौरान जियान जिस स्पेशल कंडीशन में एंटर किया था, अब जियान उस मिस्टीरियस कंडीशन को सेंस नहीं कर पाता। लेकिन एक चीज फिर भी अच्छी थी, जियान सेंस करता है कि उसकी एल्केमी प्रोग्रेस काफी ड्रास्टिक हुई है। वो जानता था कि इम्प्रूवमेंट सोल से रिलेटेड होगी। हालांकि जब जियान उस मिस्टीरियस स्टेट में एंटर हुआ था, तब उसकी सोल सक्सेसफुली सोल स्टेट में ब्रेक थ्रू नहीं कर पाती, लेकिन एटलीस्ट अब उसकी स्पिरिट एक सोल ऑरे को पोजेस करती है, जो कि नॉर्मल एल्केमिस्ट की मोर्टल सोल पोजेस नहीं कर सकती। इस वजह से फ्यूचर में जियान जब भी मेडिसिन पिल को रिफाइन करेगा, उनकी क्वालिटी नॉर्मल से अच्छी होगी। वर्म होल की ट्रैवलिंग के दौरान जियान का पूरा ध्यान था अपनी सोल के ऊपर। एक के बाद एक दिन पास होते रहते हैं। जब ये स्पेशल बोट पहुंचने वाली थी वर्म होल के एग्जिट की तरफ, तभी जियान भी अपनी कंडीशन से वापस आ जाता है। ये ग्रुप सक्सेसफुली चिंगलिंग सिटी पहुंच जाता है। थोड़े समय के लिए रेस्ट करने के बाद इनकी नॉन स्टॉप वर्म होल की जर्नी कंटिन्यू रहती है। ये लोग निकल चुके थे होली पिल सिटी के लिए। जब जियान चिंगलिंग सिटी में ट्रैवल कर रहा था, तो वो विटनेस करता है कि एल्केमी कितनी टेरिफाइंग अलियर को पोजेस करती है। स्ट्रीट्स की रोड एल्केमिस्ट से भरी हुई थी। इतने एल्केमिस्ट को देख के जियान का तो सर घूम गया था। जियान ने इतने सारे एल्केमिस्ट को एक जगह पे पहली बार देखा था। इवन जामा एम्पायर के भी एल्केमिस्ट, ग्रैंड मीटिंग के एल्केमिस्ट भी चिंगलिंग सिटी के एल्केमिस्ट की क्वालिटी या फिर क्वांटिटी से मैच नहीं कर सकते। और तो ये तो पिल रीजन की बस एक सिटी है। होली पिल सिटी में एल्केमिस्ट का कितना खतरनाक ट्रैफिक होगा, सच में ये गैस कर पाना बहुत डिफिकल्ट है। जियान की आंखें उस ग्रैंड सीन के बारे में सोच के फायरी हॉट हो जाती हैं, जब एक साथ हजारों फ्लेम्स राइज हो रही होंगी, हजारों कल्ड्रन्स जमीन पे टकरा रहे होंगे और हजारों पिल्स का जन्म हो रहा होगा। इस बारे में सोच के ही जियान का खून खोलने लगा था। अगर कोई अपनी लाइफ में ऐसे सीन को विटनेस नहीं करता है, तो ऑनेस्टली उसे कुएं का मेंढक कहना बिल्कुल गलत नहीं है। ये पिल गैदरिंग एल्केमिस्ट वर्ल्ड में सबसे ग्रैंडेस्ट इवेंट है और सभी यंग एल्केमिस्ट का यही अल्टीमेट गोल होता है कि वो इस पिल गैदरिंग में स्टैंड आउट करें। बस इसी रिजल्ट को अचीव करने के लिए इन सभी ने इतने सालों तक खून पसीना बहाया होता है। पिल गैदरिंग में पार्टिसिपेट करने का मतलब ये होता है कि तुम्हारे पास वो क्वालिफिकेशंस हैं जिससे तुम इस दुनिया के टॉप एलीट एल्केमिस्ट बन सकते हो। यहाँ पे स्टैंड आउट करने वाले लोगों की स्ट्रेंथ को दुनिया एक्नॉलेज करती थी। जब हजारों लाखों कल्ड्रन साथ में बाहर आएंगे, तो उनमें सबसे ज्यादा ग्रेट कौन होगा। जब जियान की टोली वर्म होल की लाइन में स्लोली आगे जा रही होती है, इन सभी थॉट्स की वजह से इन सभी के खून खोल रहे होते हैं। वर्म होल का इंटीरियर पहले की तरह डल ही था, लेकिन वो पहले की तरह क्वाइट नहीं होता। इस स्पेशल टनल के अंदर अनगिनत स्पेशल बोट्स जा रही होती हैं। ये पूरी स्पेशल टनल नॉइज से भर गई थी। इस नॉइज से भरे माहौल के दौरान वो लेजेंडरी होली सिटी पास आ जाती है। 4 दिन की कंटिन्यूअस ट्रैवलिंग के बाद इनके सामने अपीयर होता है एक सर्कुलर सिल्वर ग्लो। इस सिल्वरी ग्लो में से शॉकिंग स्पेशल रिपल्स एमिट हो रही थी। जब सभी की बोट से सिल्वरी सर्कल को अप्रोच करती हैं, तो आसपास का वो नॉइजी माहौल भी एकदम साइलेंट हो जाता है। स्पेस बोट्स में से कई फिगर्स जिन्होंने एल्केमी रोब्स को पहन रखा होता है, हम उन्हें बाहर आते हुए देखते हैं। इनकी फायरी हीट से भरी आंखें देखती हैं उस व्हाइट सिल्वर सर्कल को। होली पिल सिटी पूरे कॉन्टिनेंट के सभी एल्केमिस्ट का होली ग्राउंड। हमारा ध्यान जाता है जियान की तरफ। उसके हाथ पीछे होते हैं और उसकी आंखें फोकस्ड होती हैं सिल्वरी सर्कल की तरफ। ये हार्ट बीट और एक्साइटमेंट को उसने सप्रेस करके रखा था, अब उसका बांध भी टूट जाता है। जियान की आंखें फ्लिकर करती हैं। जियान कहता है होली पिल सिटी पिल टावर, मैं जियान आ चुका हूँ। और इसी के साथ हम भी आ गए अपने एपिसोड के एंड तक। फाइनली पिल टावर के पिल गैदरिंग वाला आर्क शुरू हो गया, जिसमें हम सभी को आने वाला है बहुत ज्यादा मजा। आई गेस ये वाला आर्क भी बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि तुम लोगों को तो पता ही होगा कि जियान का यहाँ पे आने का गोल क्या है, और जब तक वो गोल कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक वो यहाँ से कैसे जा सकता है। वैसे जैसे जैसे स्टोरी के एंड तक हम आते जा रहे हैं, थोड़ा सा सैड तो लग रहा है। कई लोगों की चुल होती है कि जल्दी से एपिसोड्स को खत्म करो, लेकिन मेरे हिसाब से तो अभी 2-4 हजार चैप्टर्स और होने चाहिए थे। यार आप इस बारे में क्या सोचते हो, फटाफट से कमेंट्स में लिख के बताओ। और ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी है ये भी जरूर बताना।
जाना। नेक्स्ट एपिसोड में हम जानने वाले हैं डान क्लैन के बारे में, और उसे दान बोल दो, डान बोल दो या फिर डैन क्लैन बोल लो। फिर स्टार्स रियल्म की नाइट मीटिंग के बारे में जानेंगे। एंड में हम पहुंच रहे होंगे ब्रांच टावर के पास, क्योंकि वहीं से शुरू होने वाला है टेस्ट। और इसलिए तुम्हारा भाई तो काफी ज्यादा एक्साइटेड फील कर रहा है। वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 7000 लाइक्स का। अगर ये शाम तक कंप्लीट हो जाता है तो फिर आज ही आपको इसका नेक्स्ट पार्ट मिल जाएगा। अब चॉइस तुम्हारी ऊपर है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू दैट राइट नाउ, जिससे नेक्स्ट एपिसोड आपको सबसे पहले मिले। आप चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन करके हमें सपोर्ट कर सकते हो। इसी के साथ हम इस एक्सप्लेनेशन को क्लोज करते हैं। अगर पिछला पार्ट नहीं देखा है तो लेफ्ट में क्लिक करके देख लो, राइट में क्लिक करके देख पाओगे आप नेक्स्ट एपिसोड को, ऑफ कोर्स जब वो रिलीज होगा। हम मिलते हैं वीडियो को उस पार, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।